हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस क्लास को हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेस्ट आने वाला है। तो आज हम जिन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक होंगे हमारा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि अगर हम किसी रॉड को गर्म करते हैं तो उसमें क्या स्ट्रेस होगा और क्या स्ट्रेन होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे पॉइसन रेशियो की, यानी कि पॉइसन अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके से इस लेक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की बात होने वाली है, इसलिए कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और कुछ सवाल भी आज के लेक्चर में होंगे आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, जिनका जवाब भी आपको देना है। तो चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा और सवालों का जवाब 100% आपको ही देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, ठीक है ना। आप जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। थर्मल स्ट्रेस मतलब तापीय प्रतिबल, और इसके बाद थर्मल स्ट्रेन मतलब तापीय विकृति। तो इसकी बात हम लोग बेसिकली करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन में जब हम ये बात करते हैं तो आप जानते हैं वैसे प्रतिबल का फार्मूला और विकृति का फार्मूला दोनों का एक बार छापिएगा जरा सा चैट बॉक्स में कि जो प्रतिबल होता है उसका फार्मूला क्या है और विकृति का फार्मूला क्या है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आप ये बात जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके की रॉड है ना। इस रॉड को हमने क्या किया, हीट कर दिया। क्या किया, हीट किया, गरम किया। और गरम करने पर इसका जो टेम्परेचर है वो हमने डेल्टा टी टेम्परेचर तक इसको हीट किया। जब हम हीट करते हैं तो आप जानते हैं कि इस रॉड की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगर इस रॉड की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी तो इसकी पुरानी लंबाई को ले लेते हैं, यल है, तो बढ़ने के बाद इसकी लंबाई हो गई, मान लीजिए इतना इंक्रीज हुआ डेल्टा यल का, तो टोटल लेंथ जो आ जाएगी वो आपकी यल प्लस डेल्टा यल हो जाएगी, है ना। तो यल लंबाई की रॉड थी अपने पास, डेल्टा टी हीट किया, यल प्लस डेल्टा यल हो गई इसकी लंबाई डेल्टा टी टाइम में, है ना। चलिए, डेल्टा टी टेम्परेचर में, ये क्या है, टेम्परेचर मतलब ताप है। ये क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना। तो इसकी लंबाई में जो इंक्रीजमेंट होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए अपन डायरेक्टली फार्मूले पे आते हैं कि जो ये डेल्टा यल आया ये किसके बराबर होगा। तो डेल्टा यल बराबर जो होगा वो अल्फ़ा यल इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा का मतलब है थर्मल कॉफिशिएंट, मतलब ताप गुणांक, है ना। थर्मल कॉफिशिएंट यानी कि इसका मतलब हो गया ताप गुणांक, ठीक है। और ये कहाँ पे काम करता है, तो इसका मतलब ये है जो अल्फ़ा है ये पर यूनिट टेम्परेचर पे, पर यूनिट टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री का टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आता है। 1 डिग्री का चेंज हमने किया किसमें, टेम्परेचर में। टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, तो अल्फ़ा क्या बताता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो पर यूनिट लेंथ में, लंबाई में, एक मीटर की रॉड की लंबाई में कितने का चेंज आया, ये डिसाइड करता है कौन, अल्फ़ा। ये सभी बॉडी का क्या होगा, अलग अलग होगा, जो कि आपको सवाल में दिया जाएगा। या फिर
सारे डायमेंशन बाकी के दिए जाएंगे और आपको इससे पूछा जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सूत्र निकालेंगे कि केवल कभी अल्फ़ा पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, डेल्टा एल बाई यल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा कि जब भी हम किसी राड को गर्म करते हैं तो हमारे पास जो राड है उसकी लंबाई में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी कि प्रसार होता है, उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए डेल्टा टी टेम्परेचर तक हमने इंक्रीज किया तो राड की लंबाई डेल्टा एल बढ़ी, तो जो चेंज में आया किसमें, राड की लंबाई में, वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, जहाँ अल्फ़ा थर्मल कॉफिशिएंट यानी कि ताप गुणांक है, और जो कि ये प्रदर्शित करता है कि पर यूनिट टेम्परेचर पे पर मीटर की लंबाई में या पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया है, इसको प्रदर्शित करता है अल्फ़ा। ठीक है ना, ये इस बात पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा यहाँ तक की कहानी में तो बिल्कुल क्लियर कट आपको चीज़ें दिखाई दे रही कि हमने राड को गर्म किया और राड जब गर्म हुई तो बढ़ गई। लेकिन अगर कुछ ऐसा कर दें, इसको ज़रा सा मिटाएंगे अब, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कुछ कहानी आगे की। तो वो कहानी ये है कि अगर मान लीजिए इस बार हमने कुछ ऐसा किया कि ये वाली रॉड को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, दो दीवार के बीच में फिक्स। ठीक है, जब हमने रॉड को इन दोनों दीवारों के बीच में फिक्स किया और अब हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन दीवार के कारण वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहले क्या था कि बॉडी डिफॉर्म होने के लिए तैयार थी, आपने फोर्स लगाया और बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, मतलब कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया, उसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया। लेकिन इस केस में क्या है कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ नहीं सकती, तो इसमें जो पैदा होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। मतलब कि इसमें स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, यानी कि प्रतिबल पैदा हो जाएगा जो कि इसको दबाएगा। क्या करेगा, दबाएगा। ये लंबा होगा तो उतना ही इसको, ये दोनों दीवारें ये इधर की तरफ फोर्स लगा करके और ये इधर की तरफ फोर्स लगा करके इसको क्या करेंगी, दबाएंगी। जब दोनों दीवारें इसको इस तरीके से दबाएंगी तो इसमें क्या पैदा हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हुआ, मतलब जो दबाव वाला प्रतिबल है वो पैदा हो गया। और ये पर यूनिट एरिया पे क्या लगा करता है, प्रतिबल लगा करता है। इसका एरिया आप क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है अपने पास, यानी कि जो पहले वाली लेंथ थी, अगर ओरिजिनल लेंथ को देखें, ओरिजिनल लेंथ वो कितनी है, मान लेते हैं यल। ठीक है, तो जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो यल प्लस डेल्टा यल होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से कहानी ये थी कि इसकी जो लेंथ आनी चाहिए वो यल प्लस डेल्टा यल आनी चाहिए। और डेल्टा यल की वैल्यू अभी आपने देखा था कि हमने लिखा था कि डेल्टा यल बराबर अल्फ़ा यल डेल्टा टी, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ होनी चाहिए न्यू लेंथ वो यल प्लस डेल्टा यल की जगह अल्फ़ा यल डेल्टा टी ये हो जानी चाहिए थी, है ना। तो नई वाली लेंथ डेल्टा यल की जगह डेल्टा यल की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, मतलब ये लेंथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों दीवारें नहीं होती तो अब इसके कारण, इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण इसमें क्या पैदा होगा, स्ट्रेन पैदा होगा। चूँकि थर्मल स्ट्रेन जो होगा, मतलब कि तापीय विकृति, ये बराबर क्या होता है, विकृति का फार्मूला है डेल्टा यल बाई यल। और जब डेल्टा यल बाई यल है तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन
मतलब कि प्रतिबल बटे विकृति, ये आपने पढ़ा है किसके बराबर होता है, यंग मॉडुलस के, है ना। जब ये यंग मॉडुलस गामा के बराबर हो गया तो यानी कि यहाँ से स्ट्रेस बराबर होगा गामा इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल बराबर गामा इंटू विकृति। एक बार देखना पड़ेगा नीचे की चीज़ों को, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, देख लेते हैं आ ही रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर चल रहा है कहानी, है ना। तो प्रतिबल बराबर हो गया गामा इंटू विकृति, है ना। मतलब अब यहाँ से गामा इंटू विकृति के बराबर हो गया। अब देखिएगा स्ट्रेस जो हुआ यानी कि थर्मल स्ट्रेस प्रतिबल, तो अगर इस फार्मूले से देखें तो स्ट्रेस बराबर किसके हो जाएगा, गामा इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्ट्रेन है अपने पास डेल्टा यल बाई यल, और डेल्टा यल की वैल्यू है अल्फा यल डेल्टा टी बाई यल, है ना। डेल्टा यल बाई यल हो गया, ये और ये कट गया, तो जो थर्मल स्ट्रेस निकल करके आई थर्मल स्ट्रेस बराबर हो गया गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी। बस बात खत्म है, कुछ और नहीं है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये कहानी है थर्मल स्ट्रेस की। मतलब तापीय प्रतिबल बराबर ये हो जाएगा गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी, ये बात याद रखनी है ना। अब अगर मान लीजिए आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो इसमें बल है वो कितना लगा, दूसरी बात ये पूछी जा सकती, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो बल है वो कितना लगा है, अगर इसकी बात करेंगे तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस की वैल्यू जो थर्मल स्ट्रेस है वो ये है, और इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा स्ट्रेस मतलब गामा ए अल्फा डेल्टा टी, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था आपका किसके बारे में, तापीय प्रतिबल तापीय विकृति। अब इसके सब के आगे आप तापीय लगा सकते हैं, थर्मल थर्मल थर्मल, ठीक है ना। तो ये कहानी हमारी किसकी हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, इसीलिए यहाँ पर ए लिखा ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी तापीय प्रतिबल और तापीय विकृति की। दो चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी रॉड को हीट करते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होती है, इंक्रीजमेंट होता है ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, और जब उसकी लंबाई मतलब उसके मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब ये वृद्धि होती है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, दो दीवालों के बीच में एक रॉड को एकदम से फिक्स कर दिया और अब उसके बाद गर्म कर रहे हैं, तो ये रॉड बढ़ना चाहती है लेकिन दीवारें उसको बढ़ने नहीं देंगी। तो इसमें क्या पैदा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है। मतलब जो स्ट्रेस कहीं पैदा हो रहा था वो यहाँ पर कंप्रेसिव की फॉर्म में पैदा हुआ, जो उसको फैलाने की फॉर्म में हो रहा था, और इसके कारण इसमें आती है कंप्रेसिव स्ट्रेस से कंप्रेसिव स्ट्रेन, मतलब कि थर्मल स्ट्रेन आएगी। और जब थर्मल स्ट्रेन आती है तो ये कहानी आपको देखने के लिए मिलती है। एक बार देख लीजिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल भी मैं इस पर कराने वाला हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छी तरीके से लगा पाएँ। मिटाते हैं इसको। उम्मीद है आपने इतनी सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा और यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कहानी किसकी, प्रतिबल और विकृति की। इसके बाद एक खूबसूरत सा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप लोग हल कीजिए फार्मूला
यही लगाना है। देखिए लिखा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का एक तार दो दृढ़ आधारों के बीच में फंसा हुआ है। तार का टेम्परेचर 10 डिग्री करने पर तार कितना सिकुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब जो पहला टेम्परेचर दिया है वो आपको 50 डिग्री का दिया है। इसके बाद कह रहा है अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री कर दें, ठीक है, तार के टेम्परेचर को 10 डिग्री कर दें तो तार की लंबाई 1 मीटर है और अल्फ़ा 1.5 इंटू 10 की पावर -5, अल्फ़ा है 1.5 इंटू 10 की पावर -5 और तार की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। ठीक है। तो कह रहा है जो तार है वो कितना सिकुड़ जाएगा, मतलब डेल्टा यल की वैल्यू ये पूछ रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना। तो अभी डेल्टा यल बराबर जो फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, कमेंट कीजिए एक बार चैट बॉक्स में, और इसको लगा करके आंसर भी कमेंट करना है। तो डेल्टा यल बराबर बताया गया था अल्फ़ा यल डेल्टा टी। ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास है 1.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू, एक बार बताइए, मैं आंसर देख रहा हूँ कौन सबसे पहले आंसर भेजता है, देखते हैं। इंटू यल की वैल्यू थी हमारे पास 1 मीटर इंटू डेल्टा टी का मतलब है 50 पहले का टेम्परेचर है, 10 पे हमको लाना है तो 10 से 50 जाएंगे तो डेल्टा टी हो जाएगी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। 1.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 40, 4 डेढ़े 6, 6 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर इसकी लंबाई में कमी आ जाएगी, मतलब तार जो है वो इतना सिकुड़ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप बिल्कुल भी उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। हाँ, ये भी याद रखना कि डेल्टा यल बटा यल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा चाहिए तो आप सबका पक्षांतर कर सकते हैं, यानी कि एक फार्मूला अगर आपको याद है, और वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपको निकाल करके बताया गया वैसा भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका पूछा गया सवाल है पेपर में, उसकी बात करते हैं। पॉइसन अनुपात यानी पॉइसन रेशियो की बात करते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो एक बार थम्स अप कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चूँकि टाइम की कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं। वैसे ये तो डीप ही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी कर्व पढ़ाना के लिए सोचा था, लेकिन टाइम की कमी के कारण ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर पढ़ने की इच्छा होगी आपकी तो जब टाइम होगा तो वीडियोस बना दिए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो। तो पॉइसन रेशियो यानी कि पॉइसन अनुपात की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी रॉड है और इस पर हमने क्या किया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। है ना। इस पर हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो इसकी क्या होगी, लंबाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन लंबाई में इंक्रीज होने के साथ साथ इसके डायामीटर में कमी आएगी। जब डायामीटर में कमी आएगी तो आपको पढ़ाया गया है अनुदैर्ध्य विकृति, पढ़ाया गया ना। अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फार्मूला चैट बॉक्स में छापिए। तो आपको एक चीज़ पढ़ाई गई है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
लेकिन एक हमारे पास होती है लेटरल स्ट्रेन यानी कि अनुप्रस्थ विकृति, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर पूरी तरीके से फील दिलाएं तो थोड़ा सा इसका चौड़ा बनाते हैं। ये हो गई आपकी कहानी। ठीक है, ये राड है और जब हमने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया नीचे की ओर तो ये राड क्या हुआ कि लंबा हो गया, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। जब इसकी ये लेंथ बढ़ गई तो इसका डायामीटर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। मतलब जो डायामीटर है वो कम हो गया। तो लेंथ के बढ़ने पर जो डायामीटर में कमी आई उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या है कि इस पॉइसन अनुपात को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो गया लेटरल स्ट्रेन लेटरल पार्श्विक भी होता है, ठीक है ना। तो पार्श्विक विकृति बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है ना। तो इसमें लिखते हैं पार्श्विक विकृति डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन यानी कि पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। तो इसमें जो कमी आ गई वो डेल्टा आर की, ये जो है ये इतनी, ये क्या आ गई, कमी आ गई। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा आर की कमी आई किसमें, टोटल रेडियस आर थी, ये टोटल रेडियस कितनी थी, आर थी। इसमें कमी कितने की आ गई, डेल्टा आर की। तो यानी कि सिग्मा बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल, मतलब पहले इसकी लंबाई यल थी और अब ये बढ़ गई है, दैट इज डेल्टा यल, है ना। तो बटे डेल्टा यल बाई यल, ठीक। तो ये कहानी होती है डेल्टा आर बाई आर बटे डेल्टा यल बाई यल। ये हो गया क्या, पॉइसन अनुपात, यानी पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीज होने के साथ साथ उसके डायामीटर में कमी आती है, तो उसके पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है। ये कहानी लिखेंगे और इसके बाद इसको लिख देंगे, ये आपका फिगर है। इस तरीके से आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये कहानी आपकी किसकी होगी, पॉइसन अनुपात के बारे में। अब चूंकि ये दोनों ही विकृतियां हैं तो कोई मात्रक होगा नहीं। देखिए कभी कभी किताबों में आपको यहाँ पर माइनस देखने के लिए मिल सकता है। पॉइसन अनुपात जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ये भी लिखा मिल सकता है सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा यल बाई यल। चूँकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कभी कभी माइनस भी मिल जाता है, लेकिन ये आपको देखने के लिए किस तरीके से मिलेगा, प्लस का ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये था किसके बारे में, पॉइसन अनुपात के बारे में, जिसमें आप इस तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये कहानी आपको आपके पास क्लियर हो गई होगी। तो दो चीज़ों की बातें हमने कर ली इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने इन दो चीज़ों को जाना, और इसका जो पॉइसन रेशियो का व्यवहारिक मान है ये 0.5 के आसपास होता है, ठीक है। और निगेटिव चिन्ह का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेडियस में
या डायामीटर में कमी आती है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपने पास। और इसके बाद कहानी आती है किसकी? फ्लूइड की। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सॉलिड की चीज़ें पढ़ी, जिसमें इलास्टिसिटी वगैरह की बातें हमने की हैं। अब इसके पास हमारे पास आएगा फ्लूइड, मतलब कि द्रव। तो थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लूइड का आइडिया दे देता हूं ताकि आप लोग प्रिपेयर होकर के नेक्स्ट क्लास में पधार सकें, है ना। तो देखिएगा, फ्लूइड जो है यानी कि द्रव, द्रव का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका प्रवाह होता है ना, ये फ्लूइड है। फ्लूइड 2-3 अवस्थाओं में हमारे पास पाया जा सकता है। पहली अवस्था क्या हो सकती है कि ये स्टैटिक रहेगा। दूसरी अवस्था हो सकती है कि ये डायनेमिक रहेगा, मतलब गतिमान रहेगा, बह रहा होगा। तीसरी अवस्था, इसमें कुछ गुण भी पाए जाएंगे, जैसे सरफेस टेंशन पाया जाएगा, मतलब पृष्ठ तनाव। विस्कोसिटी पाई जाएगी, मतलब श्यानता, जिसमें आप स्ट्रोक का नियम वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? पानी जब ड्रम के अंदर भरा है, फ्लूइड यानी कोई भी द्रव स्थिर है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है कि ये डायनेमिक है, मतलब प्रवाह हो रहा है। इसमें भी आप कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, इस तरीके से कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और सरफेस टेंशन मतलब आप जान ही चुके हैं। पृष्ठ तनाव जरा सा छापिएगा, पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो क्या होती है, और श्यानता गुणांक एटा की बीमा क्या होती है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है दोनों बीमाओं का। आइए देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। चैट बॉक्स में छापिए दोनों की बीमाएं, श्यानता गुणांक, इसका खाली श्यानता बोलते हैं लेकिन आपको बीमा लिखनी है श्यानता गुणांक की। ठीक है, तो ये कहानी होगी हमारे पास फ्लूइड की। वैसे जो आइडियल फ्लूइड होता है, मतलब आदर्श द्रव, आदर्श द्रव की परिभाषा ये है कि आदर्श द्रव के पास क्वालिटीज होती हैं कुछ। लिक्विड के अंदर हम दोनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं। एक तो हम लिक्विड को पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम गैसेस को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो आदर्श द्रव की परिभाषा है वो कुछ और ही कहती है। क्या कहती है वो? कि जो आदर्श द्रव होगा, मतलब आइडियल फ्लूइड होगा, उसके पास 2 क्वालिटी मस्ट है। आइडियल फ्लूइड मतलब आदर्श द्रव जो होगा उसके पास, फ्लूइड का मतलब द्रव है, ठीक है ना। तो आदर्श द्रव जो होगा उसके पास 2 क्वालिटी मस्ट हैं। पहले नंबर की क्वालिटी ये है कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। और आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि जो गैसेज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए गैसेस आइडियल फ्लूइड की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसलिए, लेकिन बहुत कहानी गैसेस में भी लागू होती है इनकी, इसलिए यहाँ पर कुछ जगहों पर हमको गैसें भी देखने के लिए मिल सकती हैं। यानी कि आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें, है ना, चाहे आप जितना भी फोर्स लगा लें, लेकिन जो द्रव है वो दबेगा नहीं। ठीक है, फोर्स लगाने पर द्रव जो है वो नहीं दबेगा। यानी कि इसका जो मास है वो इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो इनकम्प्रेसिबल होगा। और जब मास और वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें हो गई तो रो बराबर m/v होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मास तो चेंज होगा ही नहीं होगा, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। मतलब जिसका मास, वॉल्यूम और डेंसिटी ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, कांस्टेंट है, वो क्या होगा? आइडियल फ्लूइड होगा। ये पहली बात होगी। ठीक है ना। अब द्रवों के पास एक क्वालिटी होती है कि जब वो बहते हैं तो वो एक दूसरे पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। अगर वो टेंजेंशियल फोर्स लगाते समय घर्षण का बल नहीं लग रहा है, 2 परतों के मध्य फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लग रहा है, तभी वो क्या है?
आइडियल फ्लूइड है मतलब आदर्श द्रव है, अदरवाइज वो नहीं है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, आइडियल फ्लूइड के बारे में। अब इसके बाद कल हम फिर स्टार्ट करेंगे जो दबाव होता है, यानी कि प्रेशर से स्टार्ट करके द्रवों के ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, चूँकि थोड़ा सा तबीयत कम ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बताइएगा एक बार कमेंट करके कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रही हैं और आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रही। हाँ, एक बात और, क्लास को देखना, लोगों के साथ शेयर करना और वैल्यूएबल कमेंट देना नहीं भूलना है। अपने सुझाव भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।